आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। इश्क किया है तुझे हर जन्म में का पार्ट 2। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। आप पानी देंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दुकान में बैठा आदमी रिधिमा को देखता है। वो प्रेग्नेंट है और काफ़ी डरी हुई सी लग रही है। उसे ऐसे देख आदमी को उस पर दया आ जाती है। बिना कुछ कहे वो उसे पानी की बोतल दे देता है। रिधिमा पानी पीती है। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। उस आदमी को शुक्रिया बोलकर वो वहाँ से वापस अपने कार की तरफ चलने लगती है। धीरे धीरे दूसरी तरफ अरोरा मैंशन में जैसे तूफान आया हुआ है। अरुण बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ रुचित, अभी के अभी रिधिमा को वापस लेकर आओ वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? क्या आप फिर से मुझे कंपनी और जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं? रुचित किसी पागल की तरह हंसते हुए बोलता है। अरुण गुस्से भरी लाल आंखों से उसे देखने लगता है। कम ऑन पापा, यही धमकी देकर ऐसे ही ब्लैकमेल करके आपने मुझे उस लड़की के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया था। पर यह धमकी, यह ब्लैकमेल इस बार काम नहीं आ सकता। जानते हैं ना क्यों? अब अरोरा कंस्ट्रक्शन मेरे कब्जे में है। बहुत सारी जायदाद मेरे नाम पर हो गई है। आपके नाम पर बस यह मेंशन और कुछ थोड़ी प्रॉपर्टी और शेयर्स बचे हैं। जो यह धमकी तो आप मुझे दीजिए ही मत। ऋषि बिना किसी अपराधी भाव से यह सब कहता है। अरुण उसे देखते रह जाता है। हाँ, उसने इसी तरह रुचित को मजबूर करके रिधिमा से शादी करवाई थी। पर एक बाप के नाते वो उसकी भलाई के लिए ही कर रहा था। अरुण यह भी जानता है कि शादी के अगले ही दिन रुचित लंदन चला गया और वहीं से वो कंपनी का सारा काम संभाल रहा था। और धीरे धीरे उसने कंपनी को पूरी तरह अपने अंडर कर लिया है। पर अरुण को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि यह सब ऋषि का तो है ही था। उस पर उसी का हक था। पर अरुण ने यह कभी नहीं सोचा था कि ऋषि किसी और लड़की के लिए रिधिमा को छोड़ देगा, वो भी ऐसे हालात में। अरुण टेंशन से अचानक से चेयर पर बैठ जाता है। देवयानी जल्दी से उसके पास आती है। आप ठीक तो हैं? पर अरुण उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। टेंशन से उसे पसीना आने लगता है। ऋषि समझ क्यों नहीं रहा? रिधिमा यहाँ से चली जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। कहीं उसने उसका राज खोल देता तो फिर सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, उसे रुचित को मारना ही होगा। रिधिमा को वापस आना ही होगा। रुचित, अभी उसे फ़ोन करो, उसे वापस लेकर आओ। जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा या ना कुछ पीऊंगा। अरुण आखिरी फैसला सुनाता है। ओ पापा, क्या आपको सच में लगता है कि यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग मुझ पर काम करेगी? मैं ना ही उसे फ़ोन करने वाला हूँ और ना ही उसे लेने जा रहा हूँ। रुचित अभी अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए बोलता है। कुछ तो सोचो, इतने पत्थर दिल कैसे बन सकते हो तुम रुचित? वो माँ बनने वाली है, कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे हालात में वो इस तरह घर छोड़कर चली गई, यह ठीक नहीं है। प्लीज़ मेरी बात मानो बेटा। अरुण फिर से रशीद को मनाने की कोशिश करते हुए कहता है। पर रशीद डर से मस्त नहीं होता। वो रिधिमा से इतनी नफरत करता है कि फिर से उसे अपनी ज़िंदगी में या घर में शामिल करने का कोई चांस ही नहीं। और रही बात बच्चे की, तो जैसे ही उसका जन्म होगा वो बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेगा। अरुण प्लीज़, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। आपकी तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए। मेरी ड्राइवर से बात हो गई है। आपकी गिफ्ट दी हुई कार लेकर रिधिमा चली गई है।
दिव्यानी अरुण को शांत कराने की कोशिश करने लगती है। अरुण का फोन बजने लगता है पर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अरुण और ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्या कार लेकर चली गई? अकेले चली गई? ऐसे हालात में कुछ हो गया तो फिक्र मत कीजिए। कहाँ जाएगी वो? अपने पापा के घर ही गई होगी। आप फोन उठाइए, कुछ ज़रूरी होगा तो। देवयानी की यह बात सुनकर इरिटेट होते हुए अरुण फोन उठाता है। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर बात कर रहा है जो अरुण को बताता है उनकी कार जिसमें रिधिमा घर से निकली थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। शक होकर अरुण के हाथ से फोन छूट जाता है। क्या हुआ? किसका फोन था? दिव्यानी के सवालों पर लंबी सांस लेते हुए अरुण बताता है रिंग रोड पर रिधिमा का एक्सीडेंट हो गया है। अगले ही पल वो सब लोग रुचित घर से भागते हुए बाहर जाते हुए देखते हैं। सूरज जल्दी चलो, हमें भी जाना होगा। अरुण के इतना कहते ही दिव्यानी और सूरज अरुण के पीछे निकल पड़ते हैं। सोनिया को कुछ पल समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। फिर हिचकिचाते हुए वो भी उनके पीछे चली जाती है। सब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर रिधिमा की कार का एक्सीडेंट हुआ है। सूरज फोन करके रिधिमा के पापा को भी बुलवा लो, अरुण सूरज से कहता है पर सूरज अपने पापा को सवाल पूछने लगता है। पर पापा, उन्हें अभी कुछ बताना सही होगा। अगर वह आ गए और उन्हें यह सब पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देंगे। अरुण इरिटेट हो जाता है। तुम्हें जो कहा गया है वो करो। आपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। दिमाग चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वैसे भी सूरज अपना गुस्सा चेहरे पर ना दिखाते हुए रिधिमा के पापा को फोन करता है। रशीद को वहां देखकर उसका पर्सनल असिस्टेंट चिराग उसके पास आता है। सर, पुलिस के साथ साथ हमारे गार्ड्स भी ढूंढ रहे हैं मैडम को। हम आसपास के घरों में भी पूछताछ कर रहे हैं। ऋषि कुछ भी रिएक्शन करने की स्थिति में नहीं है। थोड़ी ही देर में सुहास सिंह यानी रिधिमा के पापा भी वहां पहुंच गए हैं। अरुण सोच ही रहा है अब वो सुहास का सामना कैसे करेगा। तभी सुहास वहां आ जाता है। यह सब कैसे हुआ? रिधिमा कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं? अरुण सुहास के पास जाकर उसे समझाने लगता है फिक्र मत करो, पुलिस उसे ढूंढ रहा है। वो खुद ही कार चला रही थी, तुम्हारे घर ही आ रही थी तुमसे मिलने। पर उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे? ऐसे हालात में वो क्यों मुझसे मिलने आ रही थी? वो मुझे फ़ोन करके बुला सकती थी। सुभाष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि रिधिमा के ससुराल वाले उसे इस तरह अकेले कैसे कहीं जाने दे सकते थे। वो भी तब जब उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। और फिर कल ही तो उसने रिधिमा से बात की थी फ़ोन पर। कितनी खुश थी वो कि रशीद वापस आ रहा है। अगर रिधिमा को उससे मिलना था तो वो उसे बुलवा लेती। आज तो रशीद घर लौट रहा था, फिर रशीद के साथ वक्त बिताने के बजाय वो उससे क्यों मिलने आ रही थी, वो भी अकेले। अरुण चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कैसे सुहास के कहे कि क्या हुआ है। उसने वादा किया था सुहास से रिधिमा और ऋषि को शादी के वक्त की वो रिधिमा को अपने बेटी की तरह रखेगा, उसे कभी दुख नहीं पहुंचने देगा। कब कैसे वह सच सुहास को बताए, कैसे सुभाष को बताए कि ऋषि ने क्या फैसला लिया और रिधिमा घर क्यों छोड़कर निकल पड़ी थी। पर इससे पहले कि अरुण को कुछ कहने की जरूरत पड़े देवयानी ही सुहास के पास आ जाती है। सुभाष जी, आप हिम्मत रखिए। हम तो खुद ही नहीं चाहते थे कि रिधिमा ऐसे हालात में घर से बाहर निकले, पर बेचारी रिधिमा क्या कर सकती थी।
उसकी जगह पर कोई भी होता तो इससे ही करता। रशीद की बातें सुनकर उसका तो दिल ही टूट गया होगा। मैं समझ सकती हूँ बेचारी के दिल पर क्या गुजरी होगी। क्या मतलब? सुभाष कन्फ्यूज होकर देवयानी की तरफ देखता है। दूसरी तरफ अरुण देवयानी को गुस्से भरी नजर देकर रोकने की कोशिश कर रहा है, पर देवयानी अब थोड़ी ना रुकने वाली है। सुभाष जी, बेचारी रिधिमा कितने महीनों से इंतजार कर रही थी कि कब रुशीद आएगा, और आज रुशीद वापस भी आया तो किसी और लड़की के साथ, और साफ साफ कह दिया कि उसे रिधिमा से प्यार नहीं बल्कि नफरत है। वो तो सोनिया से प्यार करता है, सोनिया के साथ ही रहना चाहता है। आप तो जानते ही हैं ऋषि कैसा है, जो ठान लेता है वही करके रहता है। उसकी बातें सुनकर रिधिमा का दिल टूट गया और वो खुद ही ड्राइविंग करके निकल गई, और यह सब हो गया। सुभाष शक होकर अरुण की तरफ देखता है। अरुण की नजरें जिंदगी में पहली बार झुक जाती है। सुभाष इसका मतलब अच्छे से समझ गया है। वो गुस्से से रुशीद की तरफ देखता है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा है और उसके पास एक लड़की खड़ी है। सुहास गुस्से में रुशीद की तरफ जाने ही लगता है कि तभी क्रेन से रिधिमा की कार झाड़ियों से बाहर निकल रही है। टेंशन में सुहास उसकी तरफ देखने लगता है कि रिधिमा कहाँ है। दूसरी तरफ रुशीद अपने गार्ड से फोन पर बात कर रहा है। क्या मतलब? वो नहीं मिल रही, ढूंढो उसे, उसे चोट लगी होगी। ठीक है, ढूंढो, और मुझे वो चाहिए। गुस्से में अपना फोन कट करके वो अपना हाथ कार के बोनेट पर पटकता है। तभी कन की आवाज से वो पलट कर देखता है। रिधिमा की कार बहुत बुरी तरह से जली हुई है। उस कार की हालत देखकर कोई भी यह सोचने की हिम्मत नहीं पा रही है अंदर बैठी रिधिमा की क्या हालत हुई होगी। सुभाष इंस्पेक्टर की तरफ भागता है। मेरी बेटी कहाँ है? कार में मेरी बेटी थी, वो कहाँ है? इंस्पेक्टर सहानुभूति भरी नजर से सुहास को देखता है। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। कुछ कांस्टेबल कार जहाँ मिली उसके आसपास के इलाके में देख रहे हैं। वो जल्दी ही खबर करेंगे, फिक्र मत कीजिए। सुहास अब और खुद पर काबू नहीं रख पाता और गुस्से में वो रशीद के पास जाकर उसकी कलर पकड़ लेता है। घटिया इंसान हो तुम ही हो इसकी वजह। मेरी बेटी के एक्सीडेंट की वजह भी तुम ही हो। मैं जानता था तुम मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रख सकते, और आज तुमने उसकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम उसके साथ? अगर किसी और से ही प्यार था तो शादी क्यों की मेरी बेटी से? क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद की? ऋषि की हालत पहले ही खराब है, और सुभाष की बातें सुनकर वो और ज़्यादा परेशान हो रहा है। तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, जो ऐसे हालात में मेरी बेटी को छोड़ किसी और लड़की को अपने घर ले आए। अगर मेरी बेटी का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इसकी सजा मिलके रहेगी। रुशीद कितना विश्वास था उसे तुम पर, घटिया आदमी। तुम तो किसी के विश्वास और प्यार के लायक ही नहीं हो। चिराग बड़ी मुश्किल से सुहास को रुशीद से दूर खींचता है। तब तक सुहास के कुछ रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए हैं। सब मिलकर सुहास को धीरज देने लगते हैं कि वो खुद को संभाले और रिधिमा को कुछ नहीं होगा। पर सुहास अब अरुण पर इल्ज़ाम लगाने लगता है। मैं कभी नहीं चाहता था उसकी शादी हो रशीद से, पर आपने ही उसे रशीद से शादी करने के लिए मनाया। आपने ही उसे रशीद से शादी करने के लिए उकसाया। बेटी मानते थे ना उसे। कोई बाप अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद करता है क्या? मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अरुण शर्मसार हो गया है
अपने बेटे की ऐसे हरकत से कुछ भी नहीं कह पाता। तभी इंस्पेक्टर उन सबके पास आता है। हमारी टीम जो आपकी बेटी को ढूंढ रही थी वह वापस आ गई है। सुहास इंस्पेक्टर पर सवालों की बेछड़ कर देता है। तो फिर मेरी बेटी कहाँ है? वो ठीक तो है? उसे चोट तो नहीं आई? देखिए, हमने एक्सीडेंट की जगह का अच्छे से मुआयना किया है। लगता है कि पहले उनकी कार बड़ी जोर से उस पेड़ से टकराई और फिर बैलेंस खराब होकर उन झाड़ियों में गिर गई। इसी में शायद कार में आग लग गई। कार की हालत तो आपने देखी ही है। मुझे नहीं लगता कि उस आग से वह बच पाई होगी। इंस्पेक्टर जैसे ही यह बात कहता है रूसी उस पर बरस पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा? बकवास बंद करो अपनी। देखिए, यह झाड़ियाँ इतनी भी घनी नहीं है। उनकी डेड बॉडी तो हमें मिल ही गई होती। इसीलिए मुझे लगता है कि वो आग में ही फंस गई होगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब शक हो जाते हैं। रुसिद के तो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा। सुभाष चिल्लाने लगता है, रुसिद, इन सब के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। तुम्हारे वजह से मेरी बेटी अरुण अरोरा, तुम भी इन सब के लिए उतने भी जिम्मेदार हो। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे रुसिद, तुम भी कभी नहीं। सुभाष की तबीयत बिगड़ने लगती है। इसीलिए उसके रिश्तेदार उसे वहाँ से ले जाते हैं। अरुण इंस्पेक्टर को रिद्धिमा को और ढूंढने को कहता है। चिराग भी सारे गार्ड्स को फिर रिद्धिमा को ढूंढने को कहता है। रुचि अब और सह नहीं पाता। वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है रोड पर। रिधु रिधु, बस इतना बोल के उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे ऐसे देख चिराग फौरन उसे कार में डाल के घर ले जाता है। अरुण भी अब और सह नहीं पाता। वो भी रुसत के लिए घर लौट आता है और उसके साथ देवयानी और सूरज भी। चिराग रशीद का ख्याल रख रहा है। सोनिया भी रशीद के पास ही बैठी हुई है। अरुण वहाँ आता है। क्या वो ठीक है? बेहोश है? होश ही नहीं आ रहा। चिराग की बात सुनकर अरुण और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगले दिन भी रशीद की हालत में कोई खास सुधार नहीं है, जिसे देख अरुण डॉक्टर राय को फ़ोन कर देता है। अब तक उनके सारे रिश्तेदार, दोस्त, कंपनी में सबको पता चल गया है रिद्धिमा के एक्सीडेंट के बारे में। सबको जवाब देते देते अरुण और देवयानी थक गए हैं। पुलिस और रशीद के आदमी अभी भी रिद्धिमा को ढूंढने में लगे हुए हैं। 4 साल हो चुके हैं रिद्धिमा के एक्सीडेंट को। अरोरा कंस्ट्रक्शन के आलीशान ऑफिस बिल्डिंग के सामने काले रंग की मर्सिडीज आकर रुकती है। कार से कंपनी का सीईओ रशीद अरोरा उतरता है। वो इतना हैंडसम और स्टाइलिश लग रहा है कि हर किसी की नज़र उस पर से हटी ही नहीं। जैसे ही वो बिल्डिंग में दाखिल होता है, उसका पर्सनल असिस्टेंट चिराग उसके पास आता है। सारा स्टाफ रशीद को देख खड़े होकर उसे विश करने लगता है। दोनों भी फिर लिफ्ट में दाखिल होते हैं और 5वें फ्लोर पर रशीद कैबिन में पहुंच जाते हैं। चिराग उसे आज के मीटिंग एक्सप्लेन करता है। आके फिर सारी फाइल्स लेकर आओ। रशीद की ऑर्डर सुनते ही चिराग जाकर कुछ फाइल्स लेकर आता है। रशीद फाइल्स पढ़कर उन्हें साइन करने में लगा हुआ है कि वो चिराग को फिर भी वहाँ खड़े देखता है। अब क्या है? चिराग के पसीने छूट रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहे। रुशीद उस पर गुस्सा तो नहीं होगा, पर कहना तो पड़ेगा ही। पिछले साल जो इस दिन हुआ था वो इस साल नहीं होना चाहिए। इस बार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। इस मीटिंग में
कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आखिर हिम्मत करके वो रुसत से पूछ ही लेता है, सर क्या मैं कल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पोस्टपोन कर दूं? फाइल में ही देखते हुए रुसत पूछ लेता है, क्यों चिराग? थोड़ा हैरान रह जाता है। क्या रशीद को याद नहीं कल कौन सा दिन है? अगर रशीद को याद नहीं है तो फिर उसे याद भी नहीं दिलाना चाहिए। पर पिछले साल इसी दिन ऋषि बहुत ज़्यादा अपसेट था कि जिस कंपनी से वो डील करने वाले थे उसके सीईओ की छोटी सी किसी बात पर वो इतना चिढ़ गया था कि सीधे उसकी कलर पकड़ ली थी। अगर उस वक्त चिराग नहीं रोकता तो शायद उसे मार या पीट भी देता, लेकिन गड़बड़ तो हो ही गई थी। उस कंपनी ने अरोरा कंस्ट्रक्शन के साथ डील कैंसिल कर दी थी। ऑफ कोर्स अब अरोरा कंस्ट्रक्शन जिस मुकाम पर पहुंच गया है उन्हें कोई छोटी मोटी डील ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चिराग जानता है कुछ लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो अपनी कंपनी में रशीद की पोजीशन और उसकी तरक्की से जलते हैं, और ऐसे लोगों को बस कुछ कारण की तलाश है जिससे वो रशीद के खिलाफ सुनकर खुलकर कदम उठा सके। चिराग सालों से ईमानदारी से रशीद के लिए काम कर रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि बाकी के लोग रशीद के अपसेट होने का फ़ायदा उठाए, पर यह सब डायरेक्टली तो रशीद से नहीं कह सकता। रिद्धिमा के मामले में वैसे भी रशीद का गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। वैसे तो रुसद उन इंसानों में से है जो दिल और दिमाग में क्या है वो कभी चेहरे पर नहीं आने देते, लेकिन जैसे ही कोई रिद्धिमा का नाम भी ले ले तो ऋषि के चेहरे पर एक्सप्रेशन की भाड़ आ जाती है। और बोलो भी। ऋषि की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर चिराग डरकर बोल देता है, सर वो कल रिद्धिमा मैडम की डेथ एनिवर्सरी पर वो उससे ज़्यादा बोल नहीं पाता क्योंकि ऋषि गुस्से भरी आंखों से उसे देखने लगता है। चिराग को याद आता है कभी कोई रिद्धिमा की मौत के बारे में कुछ बोल दे तो ऋषि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। इसलिए वो आगे कहता है, मेरा मतलब था सर कि रिद्धिमा मैडम के एक्सीडेंट कल ही के दिन हुआ था। तो गेट आउट जैसे ही यह लफ्ज शशि के मुंह से निकलते चिराग लगभग दौड़कर ही केबिन से निकल जाता है। ऋषि जोर से अपना हाथ टेबल पर पटकता है। रिद्धिमा के एक्सीडेंट को कल 4 साल पूरे होने वाले हैं। पुलिस को उसकी लाश या रिद्धिमा ढूंढने पर भी नहीं मिली। सभी लोग यही समझते हैं कि रिद्धिमा मर चुकी है। अरुण सुहास तो ऋषि को ही रिद्धिमा की मौत की वजह मानते हैं। हर साल यह दिन के लिए उतना ही दर्द भरा होता है। इसी दिन पिछले साल ऋषि इतना अपसेट था कि एक मीटिंग में उसने हंगामा मचा दिया था और उनके कंपनी के हाथ से एक कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया था। इसीलिए चिराग इस साल मीटिंग पोस्टपोन करने को बोल रहा था। लंबी सांसें लेते हुए ऋषि खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसके टेबल पर पड़ा इनकम बजने लगता है। रुसद फ़ोन उठाता है। उसे पता चलता है कि सोनिया उससे मिलने आई है। इससे पहले वो खुद को संभाल ले, सोनिया उसके कैबिन में आ भी गई है। रुशीद, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। 2 हफ्तों से तुम मुझसे नहीं मिले। तुम मुझसे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करते ना। मैं ही हूँ जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ और हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। वो रशीद के चेहरे पर झुककर उसके गले लग जाती है। सोनिया, हम ऑफिस में हैं। बिहेव योरसेल्फ। रशीद उससे खुद से दूर करता है। और ऋषि, तुम भी ना हमेशा काम और सीरियस मूड में ही रहते हो।
कितने दिन हुए तुमने मुझे वक्त ही नहीं दिया, बस हमेशा काम में बिजी रहते हो। प्लीज़ आज तो तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना ही होगा। सोनिया रशीद के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोल पड़ती है, मुझे आज बहुत काम है, कई मीटिंग्स है आज। तुम्हारे पास मेरा क्रेडिट कार्ड है ना, तुम्हें जितनी चाहिए उतनी शॉपिंग कर लो। यह सुनकर सोनिया खुश हो जाती है, तो फिर ठीक है, मैं शॉपिंग कर लूँगी, लेकिन आज हम साथ में डिनर करेंगे। सोनिया की यह बात सुनकर ऋषि एक लंबी सांस लेता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं है किसी डिनर पर जाने का। रिद्धिमा के बारे में सोचकर उसका सारा मूड ही बदल गया है। वैसे भी वो आजकल सोनिया को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा है, जिससे सोनिया काफ़ी नाराज भी है ऋषि से। दोनों को बीच इस बात को लेकर कई बार लड़ाई भी हुई है। अब फिर से इस मूड में वो उससे लड़ाई नहीं करना चाहता और ना ही रिद्धिमा का नाम उनकी लड़ाई में लाना चाहता है। पिछले 4 साल में सोनिया ने उसका बहुत साथ दिया है। पिछले 4 साल से उसने खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है। सोनिया और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना तो दूर की बात है, पर उसने तो खुद की परवाह करना भी छोड़ दिया है। न जाने क्यों अपने दिल के दर्द में वो इतना बह गया कि सोनिया को उसने खुद से बहुत दूर कर दिया। लेकिन सोनिया ने फिर भी उसका साथ दिया। उसके कितने भी बुरे मूड हो वो उसके साथ रही। उससे पहले भी जब बचपन में वो अकेलेपन और दर्द में था तो सोनिया ने ही उसका साथ दिया था। उसे अब वो और ज़्यादा दुखी और निराश नहीं करना चाहता। हम अगले हफ्ते चले जाएंगे, वादा करता हूँ अगले हफ्ते तुम्हें स्पेशल डेट पर ले जाऊंगा। रुशद के मुंह से यह सुनकर सोनिया खुशी से रुशद को वापस गले लगा लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है और खुद को काम में डुबो लेता है। और थोड़ी देर बाद चिराग वापस आता है फाइल्स लेने। तब ऋषि उसे फाइल्स देते हुए कहता है, कल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ज़रूर होगी, पोस्टपोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिराग सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। वैसे भी कल की मीटिंग में अरुण सर तो होंगे ही, कुछ गड़बड़ हो भी गई तो वो भी संभाल ही लेंगे। फिर ऋषि चिराग को अगले हफ्ते के लिए वहाँ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में स्पेशल डेट की अरेंजमेंट करने को कहता है। चिराग थोड़ी हैरानी से देखता है उसे, पर फिर सोचता है आखिर अब 4 साल हो चुके हैं रिद्धिमा मैडम को गए हुए। 2 से 3 बार वो रिद्धिमा से मिला था, तब उसे लगा था कि वो बहुत ही अच्छी इंसान है। पर ऋषि सर को तो सोनिया मैडम पहले से ही पसंद है। खैर, अपने बॉस के पर्सनल मामले से दूर रहना ही ठीक है। सोते हुए वो बस ओके कहकर वहाँ से निकल लेता है। कुछ पल आंखें बंद करके चेयर पर रिलैक्स होकर वैसे ही बैठा रहता है ऋषद। रिद्धिमा की याद के साथ उसे सुहास के लफ्ज भी याद आते हैं। उसका रशीद को रिद्धिमा की एक्सीडेंट और मौत के लिए जिम्मेदार ठहराना याद आता है। सुहास का वो रिद्धिमा का नाम ले लेकर रोना याद आता है। रुशिद अगले ही पल अपनी आंखें खोलता है। उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। वो अपनी टाई लूज करता है, जल्दी जल्दी में एक गिलास पानी पी लेता है। तभी चिराग वापस आता है यह बताने के लिए कि उनके मीटिंग का वक्त हो गया। आज उन्हें एक बहुत बड़ी जमीन का सौदा करना है। अगर यह डील हो गई तो अरोरा कंस्ट्रक्शन को एक नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए लंबी सांसें लेते हुए वह अपने कैबिन से निकलता है।
वह नहीं जानता कि जल्दी ही कुछ ऐसा होने वाला है कि उसके दिल का दर्द फिर से नफरत में बदलने वाला है। एक तरफ रशीद खुद का दर्द छुपाते हुए अपने मीटिंग में बिजी हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक बुटीक में 23 साल की निशा अपने कैबिन में बैठे कुछ फाइल्स चेक कर रही है। उसके बुटीक ने इस साल काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है और जल्दी ही उन्हें एक बड़ी डील मिलने के चांसेस भी है, जिसकी वजह से निशा काफ़ी खुश है। तभी उसे बुटीक से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो कैबिन के बाहर आती है और देखने लगती है। लगभग उसके ही उम्र का एक हैंडसम आदमी निशा की असिस्टेंट जोया से फ्लर्ट किए जा रहे हैं और 4 साल का एक क्यूट सा बच्चा बुटीक में रखे लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। उन दोनों को देखकर निशा की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर उस हैंडसम आदमी और वह बच्चा दोनों की नज़रें निशा को तरफ मुड़ती है। बच्चा अगले ही पल निशा की तरफ भागते हुए जाता है। मम्मा! निशा उसे अपने बाहों में उठाकर गले लगा लेती है। वह हैंडसम आदमी दोनों को ऐसे देख मुस्कुराता है। निशा बच्चे को नीचे उतरते हुए फिर से पूछती है, तुम दोनों यहाँ कैसे? आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुमसे मिलने आए हैं। निशा मुस्कुराती है। बच्चा फिर से लैपटॉप पर गेम खेलने में लग जाता है और वो आदमी निशा के पीछे उसके कैबिन में आता है। उसके सामने चेयर पर बैठते हुए वो आदमी बोलता है, वहाँ लगता है काम काफ़ी बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। निशा अपने सामने पड़ी एक फाइल खोलते हुए उस आदमी की तरफ देखती है। वो है मेहर सक्सेना और जिसका खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का छोटा सा बिजनेस है, पर वो सारे काम छोड़कर यहाँ उसके सामने बैठा है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है मेरा, लेकिन तुम्हारा क्या? आज कोई मीटिंग या काम नहीं है तुम्हें? निशा के इस सवाल पर मिहर उखड़ते हुए कहने लगता है, यह तुम अपने प्यारे बच्चे से क्यों नहीं पूछती? आज कुछ खास काम नहीं था, कोई मीटिंग्स नहीं थी तो सोचा था मस्त आराम कर लूँगा आज के दिन, लेकिन नहीं, तुम्हारे प्यारे बेटे से यह देखा ही नहीं जाता कि मैं चैन से बैठूं। ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर ले आया। निशा की हंसी छूट जाती है। कुछ भी मिरर 4 साल का बच्चा है, वो तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर कैसे ला सकता है? मिहिर भी मुस्कुरा देता है, और तुम्हारा यह 4 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है यह तुम भी नहीं जानती। लोगों से अपना काम निकलवाने का हुनर इस उम्र में भी उसके पास कहाँ से आया ये पता नहीं। लोगों से कुछ भी करके अपना काम निकलवाने का हुनर तो उसी ने जैसे फूट फूट कर भरा है, और अब उसका यह हुनर उसके बेटे में भी आ गया है। क्यों ना हो, वो ना भी चाहे तो भी पापा के कुछ गुण तो बच्चे में आएंगे ही। निशा बस मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो मेहर को सुनती है, उसकी मुस्कान थम सी है। वैसे रिधिमा मेहर अगले ही पल रुक जाता है। निशा के बदले एक्सप्रेशन देखकर वह खुद को दिल ही दिल के कोसता, इस नाम से मत बुलाया करो उसे। घर में ठीक है, पर ऐसे बाहर फौरन निशा के मुंह से निकल जाता है। वो नहीं चाहती गलती से भी उसका यह नाम किसी और के सामने आए। शर्मिंदगी से मेहर माफ़ी मांगने लगता है। सॉरी यार, वो गलती से मुंह से निकल गया। निशा लंबी सांस लेती है। उस नाम के साथ साथ जिंदगी भी अब बहुत पीछे छोड़ आई है। अब तो यही उसकी ज़िंदगी है। बीते हुए कल से वो अब दूर ही रहना चाहती है, क्योंकि यह बीता हुआ कल ना सिर्फ
उसके लिए बल्कि उसके बेटे के लिए भी। दोस्तों, ये निशा कौन है? क्या निशा रिधिमा है और नाम बदलकर निशा कह रहा है और उसका बेटा भी है? कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 3 में। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।